बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं, आपके घर वाले भी ठीक हैं। आज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इसका फॉर्म मेथड का देखेंगे। इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन है, ये चूँकि रिकॉर्डेड फॉर्म में ही है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी प्रोग्रेस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो एक टास्क दिया हुआ था वो भी आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा। तो हम और उसको भी इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसको भी देखते हैं कि वो कैसे उसका सलूशन हम निकाल सकते हैं। अ, आप लोगों को अगर इस मोड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली इंटरनेट का इशू है, इस वजह से मैं इस मोड में हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। हम फिर थोड़ा बहुत हमें टाइमिंग अपनी जो क्लासेस की हैं वो थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी, तो हम फिर लाइव हो जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो बट आई होप अगर इस तरह से करें, हम लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर्स कर लें, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आज भी कोई मसला नहीं, हम जैसे भी बेहतर हुआ हम उस तरह से कर लेंगे। खैर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। सो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है, प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में आज हमने पढ़ना है ज़्यादा। लेक्चर कंटेंट्स जो एक तो हमारे पास जो पिछले हमने लेक्चर में देखा था, डाइजेक्स्ट्रा गेम का मैथमेटिकल मॉडल और उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है आज। और उसके बाद प्रोपोजिशनल लॉजिक पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने वो मैथमेटिकल मॉडल जो देखा था, ठीक है, उसमें क्या है कि जब हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो ब्लैक बॉल्स हैं, सॉरी, अगर हमारे पास एक जार के अंदर काफ़ी सारे बॉल हैं और हम दो ब्लैक बॉल बाहर निकाल लेते हैं, तो हमें क्या करना है, एक ब्लैक बॉल वापस उसमें जार में वापस रख देनी है। इसी तरह से अगर दो वाइट निकाल लेते हैं तो एक ब्लैक हमने एक जो हीप ऑफ ब्लैक बॉल्स थी वहाँ से उठा के वापस जार में फेंक देनी है। और उसके बाद अगर हम वन ऑफ ईच निकालते हैं तो जो वाइट बॉल होगी उसको हम वापस प्लेस कर देंगे। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम दो ब्लैक बॉल निकालते हैं तो ब्लैक में से दो माइनस हो जाते हैं, और चूंकि एक वापस रखनी है तो वाइट में तो कोई चेंज नहीं आएगी, ब्लैक एक माइनस हो जाएगी। इसी तरह से अगर दो वाइट निकाल देते हैं हम बाहर, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास ब्लैक को वापस रखना है, वाइट वाली जो है वो दो निकल जाएंगी। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास हमने कहा था कि अगर दोनों में से एक एक निकालें तो ब्लैक में से एक माइनस होगी, वाइट में से एक माइनस होगी, लेकिन चूंकि वाइट को हमने वापस प्लेस करना है तो वाइट जो है वो W-1 + 1 हो जाएगी। सो ब्लैक में से एक कम हो जाएगी और वाइट में जो है कोई कमी नहीं आएगी। अब इस सारे में से हमने कुछ जो निकाली थी assumptions, हमने जो देखे हमने कहा कि एक तो बात इसमें ये है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज रिड्यूस्ड बाय एग्जैक्टली वन इन ईच मूव। अब ये जो पॉइंट था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपने कोई भी चीज़ देखनी है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम देखना है, तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये होना चाहिए, क्या ये प्रोग्राम कभी एंड होगा। अगर तो वो एंड होगा तो फिर आप उस पर फॉरवर्ड मेथड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जो प्रोग्राम एंड नहीं होते, ठीक है, उनके ऊपर ये जो फॉर्मल मेथड्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। ठीक है, और इन पे ट्राई नहीं किया जाता कि वो फॉर्मल मेथड उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, बिकॉज दे नेवर एंड। फॉर्मल मेथड जो है वो किसी चीज़ के एंड का बताता है कि भाई ये यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ ये थी कि पैरिटी ऑफ वाइट बॉल डज नॉट चेंज। तो पैरिटी ऑफ वाइट बॉल जो है हमने देखी कि हमारे पास पहले केस में क्या है कि हमारे पास वाइट बॉल जो है जितनी थी उतनी ही है, आखिरी केस में भी उतनी है। जो एक केस बनता है जिसमें वाइट बॉल कम होती हैं तो वो दो कम हो रही हैं, तो दो कम होने के केस में हमने क्या कहा था कि अगर वो ऑड हैं तो ऑड ही रहेंगी, इवन है तो इवन रहेंगी। सो पैरिटी जो उनकी है वो चेंज नहीं होगी। सो टोटल नंबर रिड्यूस बाय वन मीन्स के कभी ना कभी हम एंड तक पहुंचेंगे। एक एक बाल जो है वो हर दफ़ा कम हो रही है, तो बाल जो है वो हमेशा कम होती जाएंगी और कभी ना कभी हम एंड तक पहुंच जाएंगे, आखिरी बाल तक ज़रूर पहुंचेंगे। दूसरी बात के पैरिटी ऑफ वाइट बाल जो है वो चेंज नहीं हो रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या था, जब हमने बात की कि आप जैसे भी करें, ठीक है, तो आपके पास जो भी आप ऑप्शन इन तीनों में से चूज़ करते हैं,
आपके पास पैरिटी ऑफ वाइट बॉल चेंज नहीं हो रही। तो इसमें यह है कि अगर पैरिटी ऑफ वाइट बॉल चेंज नहीं होती तो फिर क्या है कि वो चूंकि एंड तक चेंज नहीं होगी। एंड तक चेंज नहीं होने का मतलब ये है कि अगर वो इवन है तो एंड तक इवन रहेंगी, और अगर ऑड है तो एंड तक ऑड रहेंगी। ठीक हो गया। सो as the parity of white ball does not change, so if white balls are even, these shall stay even till the end, and least even number is zero। हमें पता है कि अगर हम इसी तरह से चलते जाएं कि उसकी पैरिटी चेंज नहीं हो रही और हर दफ़ा एक बॉल कम होती जा रही है जार में से, तो हमारे जो पैरिटी ऑफ वाइट बॉल है वो चूंकि चेंज नहीं हो रही, तो अगर वो इवन है तो वो ख़त्म हो कम होते होते इवन नंबर जो लीस्ट है वहां पर आ जाएंगे, और लीस्ट इवन नंबर हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं जी कि अगर हमारे पास ये वाइट बॉल ऑड हो तो लीस्ट ऑड नंबर कौन सा है हमारे पास, वन। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि अगर हमारे पास वाइट बॉल्स इवन है तो आखिरी बचने वाली बॉल कौन सी होगी, ब्लैक। क्योंकि वाइट बॉल तो जीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास आखिरी बचने वाली बॉल कौन सी होगी, ब्लैक। और अगर हमारे पास वाइट बॉल ऑड होंगी तो आखिरी बचने वाली बॉल कौन सी होगी, वाइट। क्यों, क्योंकि ऑड है और आखिरी नंबर ऑड हमारे पास वन है, तो एक जब जार के अंदर बच जाएगी बॉल तो वो वाइट ही होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास है सॉल्यूशन जो मैथमेटिकल मॉडल से हमने निकाला है। अब जब आपने फॉर्मल प्रूफ देना है तो आपको पहले तो ये मैथमेटिकल मॉडल प्रेजेंट करना पड़ेगा कि भाई मैथमेटिकली ये चीज़ है, फिर उस पर आपको रीजनिंग देनी है। ठीक है, कि जो कुछ कंक्लूजन है वो देने हैं, कुछ रीजनिंग उसकी देनी है, और फिर उस पर आपने जो फाइनल उसका रिजल्ट है वो आपने पेश करना है कि भाई ये हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। ठीक है, ये चीज़ें इसमें ऑब्जर्व हो रही हैं, आप भी देख सकते हैं मैथमेटिकल मॉडल के मुताबिक ये नज़र आ रही हैं, और फिर आप उसका सोल्यूशन देते हैं कि भाई ये सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है इसका। ओके। जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके बाकी बातें आपने नेचुरल लैंग्वेज में ही जैसे की हुई हैं वैसे ही कर दें तो कोई इशू नहीं है। तो मैथमेटिकल मॉडल जो है वो काफ़ी हद तक कोलैबोरेटिव होता है। अगर को मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से जानने वाला है तो उसके लिए ये इशू नहीं होगा कि वो इसको समझ ना पाए। ठीक हो गया। ओके, ये हमारी जो प्रीवियस एग्जांपल थी ये आई होप सबको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक में हमारे पास आपने पहले काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। हम जो हमारे पास प्रोपोजिशंस होती हैं उसमें डिफरेंट तरह के हमारे रूल्स हैं, तो हम वही देख रहे हैं आज भी। जैसे इम्प्लीकेशन का एक रूल है कि पी एंड क्यू हैं, अगर ट्रू एंड ट्रू के केस में हमारे पास ट्रू इम्प्लाइज ट्रू जो है वो ट्रू होता है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स जो है वो फॉल्स होता है, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू जो है वो ट्रू होता है, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स जो है वो हमारे पास ट्रू रिजल्ट देता है। इसमें अगर आप देखें तो सारे जो हैं वो ट्रू हैं एक्सेप्ट वन जो है, ये जो चीज़ है एक, ये हमारे पास ट्रू नहीं है। ये हमारे पास एक फॉल्स आया है, जो सेकंड वाला हमारे पास रिजल्ट है, ये रिजल्ट ये फॉल्स आया है। और इसके फॉल्स होने की क्या वजह है, हम अगर कहते हैं, सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक कंडीशन है, इफ कंडीशन मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, इफ कोई भी मेरे पास वैल्यू है, मैं कहता हूँ जी के ये हो गई ट्रू। ठीक हो गया। अगर कोई भी मेरे पास वैल्यू है वो ट्रू है, तो उस केस में मेरे पास क्या मैं उस स्टेटमेंट के अंदर जाऊंगा, डेफिनेटली, क्योंकि ट्रू के केस में हम इफ स्टेटमेंट के अंदर की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अब इस केस में अगर आप देखें, जो सेकंड वाला केस है, या इसको फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले केस में हमारे पास ट्रू है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए एट द एंड, अगर हमारे पास इफ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, इफ स्टेटमेंट अगर उसके अंदर हमारे पास ट्रू है तो इट मीन्स हम इनसाइड द स्टेटमेंट जाएंगे, वहां पर जो स्टेटमेंट उनको चेक करेंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक हो गया। अब वो ट्रू मिलेगा तो पहले वाले केस के मुताबिक हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू।
कि अंदर से स्टेटमेंट से हमारे पास जो रिटर्न होने वाली वैल्यू है वो ट्रू है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट की। तो दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपको ट्रू नहीं मिलता, या मैं इसको अगर रेज कर दूं, ठीक है, तो ट्रू जो है अगर आपको नहीं मिलता, अंदर से आपको मिलता है फॉल्स। फॉल्स के केस में आप क्या करेंगे, आप जाहिर सी बात है ट्रू के यहाँ पर इफ को ट्रू देख के आप अंदर आते हैं। जब आप अंदर आए, ये ट्रू को देख के अंदर आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिला फॉल्स, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। तो आपने यहाँ पर जो है इस चीज को फॉल्स कर दिया। ठीक हो गया। ओके जी। अब हम बात करते हैं जी फॉल्स स्टेटमेंट पे, कि अगर हमारे पास P जो है वो फॉल्स हो जाए, तो अगर ये फॉल्स होता है तो इसके लिए भी अगर हम कंडीशन ड्रॉ कर लें यहाँ पर, तो हम कहते हैं कि जी इफ कंडीशन जो है उसके अंदर अगर फॉल्स हो जाए, तो फॉल्स के केस में आप लोग जानते हैं जैसे कि अगर इफ के अंदर फॉल्स हो जाए तो कभी भी हम उसके इनसाइड जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करते। तो जब हम अंदर की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो अंदर उसके हमारे पास अगर ट्रू हो या फॉल्स हो, क्या हमें कोई फर्क पड़ता है कि अंदर क्या होगा। ठीक है, तो हमें चूंकि इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि अंदर क्या है, तो हम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन के हमारे पास इफ कंडीशन ने प्रॉपरली वर्क किया है, हम आगे बता देते हैं ट्रू है ये। ठीक है, तो जो ये ट्रू है और ये ट्रू है, ये ओनली ऑन द बेसिस ऑफ के इफ कंडीशन जो है उसने प्रॉपरली वर्क किया है और हम इस स्टेटमेंट से बाहर आ गए हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर जो वैल्यू थी उसकी बेस पे हमें रिजल्ट वैसे देना था, लेकिन अंदर चूंकि हम गए ही नहीं, तो हम कहते हैं कि इफ ने अपना काम प्रॉपरली किया है तो ट्रू है रिजल्ट और हम आगे चल रहे हैं। ठीक हो गया। इट इज जस्ट लाइक अगर कोई पर्सन झूठा है, हमें पता है कि वो झूठ बोलता है, तो वो कुछ भी बोले, हमें उसकी बात पे यकीन नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई इसकी बात को इग्नोर करें, बस हमें पता है कि इसका क्या आंसर होने वाला है और हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये उसी तरह से हम इसको ट्रू कंसीडर करके आगे चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस ट्रू की और इस ट्रू की बात करें तो इसमें आपको इनसाइड द स्टेटमेंट जाके इस ट्रू को या इस फॉल्स को जो है देखना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी बेस पे आप यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो बताएंगे कि क्या है, इसका रिजल्ट ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। ठीक हो गया। देन आपके पास आ जाता है जी बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल क्या चीज़ है, उसी तरह से आपके पास जैसे इफ स्टेटमेंट है, ये एक्चुअली दो इफ्स की बेस पे बना होता है कि हमारे पास P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ये दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर चेक की जाती हैं। दो स्टेटमेंट और उनका फिर एंड। ठीक हो गया। तो आप लोग ये वैसे जो है P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P ड्रॉ करके टेबल इनका और फिर इनका एंड करके चेक करिएगा। इसमें एक सिंपल सी हमारी लॉजिक ये होती है कि जब आपके पास दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स हों, तो उस केस में हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू आता है, अदरवाइज ये फॉल्स आ जाता है आंसर। ठीक है, तो हम सिंपली देख सकते हैं इफ ट्रू, इफ P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू, तो हमारे पास ट्रू इम्प्लाइज ट्रू एंड ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, दोनों का आंसर इसका भी ट्रू आएगा, इसका भी ट्रू आएगा, तो हम क्या कह देंगे कि आंसर हमारे पास फाइनल जो है वो ट्रू है। अब अगर हमारे पास दूसरा केस जैसे हमने ये वाली बात की कि दोनों अगर फॉल्स हों, तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स का आंसर हमारे पास ट्रू होता है और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स का आंसर यहाँ पर भी ट्रू आएगा। ट्रू एंड ट्रू हमारे पास आंसर ट्रू आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो, तो एक ट्रू और एक फॉल्स होने के केस में हम क्या कहते हैं कि अगर हम कहते हैं सपोज P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो P इम्प्लाइज Q का क्या आंसर होगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स। तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, तो इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स। अब फॉल्स किसी के साथ भी एंड करेगा तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स ही आने वाला है, हमें दूसरी स्टेटमेंट में मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह से फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू के केस में हमारे पास ये जो है स्टेटमेंट
जिसमें Q ट्रू है और P फॉल्स है, मीन्स के सेकंड स्टेटमेंट ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। और अगर ये फॉल्स होती है तो पहले वाले का रिजल्ट ट्रू हो या फॉल्स हो मैटर नहीं करता, दोनों चूंकि एंड हो रहे हैं तो ये रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ जाएगा। ठीक हो गया। इस स्टेटमेंट जो बाई कंडीशनल है इसको हम इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है जी टोटोलॉजी। A compound proposition that is always true irrespective of the truth values of the comprising proposition is called a tautology। एक स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू आंसर दे वो हमारे पास tautology है। ठीक है, जो कभी भी फॉल्स नहीं हो। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है P और निगेशन P। निगेशन P का तो आपको पता होगा कि निगेट कर दें P की वैल्यू को। सपोज करते हैं अगर P हमारे पास ट्रू है तो निगेशन भी क्या होगा, फिर डेफिनेटली फॉल्स होगा। फॉल्स और ट्रू आपस में जब और होते हैं तो और का रिजल्ट क्या होता है, कोई एक भी ट्रू हो तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाता है। तो चूंकि ये ट्रू है तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाएगा। अब अगर हम कहेंगे P फॉल्स है तो P फॉल्स के केस में निगेशन P क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो एक भी ट्रू इन दोनों के अंदर हुआ तो हमारे पास चूंकि ट्रू रिजल्ट आ जाएगा तो हम इसको एक टोटोलॉजी कहेंगे। इसी तरह की काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स होती हैं जो काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, काफ़ी सारी उसके अंदर स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशंस मौजूद होती हैं जो प्रोपोजिशंस आपस में मिलकर इस तरह से एक्ट करती हैं कि कोई भी वैल्यू किसी के अंदर भी आ जाए तो वो हमेशा जो है ट्रू आंसर देते हैं। तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि वो टोटोलॉजी होती है। ठीक हो गया। देन है जी इक्विवेलेंस। The proposition P and Q are called logically equivalent if P by implication Q is tautology। अगर हमारे पास स्टेटमेंट इस तरह से है कि जो दो हमारे पास प्रोपोजिशंस हैं P और Q उनके दरमियान है रिलेशन जो बाई इम्प्लीकेशन का। ठीक है। अब बाई इम्प्लीकेशन में अगर वो इस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं कि उनमें कोई भी वैल्यू दी जाए तो वो हमेशा ट्रू रिजल्ट देते हैं, वो बाई इम्प्लीकेशन का हमेशा रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो वो जो है, या उसको हम कह दें बाई इम्प्लीकेशन हमेशा जो है टोटोलॉजी में रिजल्ट करती है, तो हम कह देते हैं कि वो P और Q आपस में इक्विवेलेंट हैं। ठीक हो गया। इक्विवेलेंट का सिंबल जो है वो इक्वल से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर 3 लाइंस हैं, ये आप याद रखिएगा कि इक्विवेलेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे हम एक एग्जांपल कर रहे हैं कि निगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। अगर आप निगेशन ऑफ P और Q को सॉल्व करें और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q को सॉल्व करें और इन दोनों का जो है आपस में बाई इम्प्लीकेशन लें तो कोई भी वैल्यू P की हो कोई भी वैल्यू Q की हो हमेशा आपके पास ट्रू रिजल्ट आने वाला है। ठीक हो गया। ये चीज़ जो है ये आप एक दफ़ा वेरीफाई ज़रूर करिएगा कि अगर आप इन दोनों को सेम वैल्यू दें तो फिर आपका इन दोनों को कोई भी वैल्यूज़ दे के चेक करें। सपोज P को आप ट्रू देते हैं, Q को जो है वो फॉल्स दे के देखें। P को भी ट्रू दें, Q को भी ट्रू दें, P को भी फॉल्स दें, Q को भी फॉल्स दें, P को फॉल्स दें, Q को ट्रू दें। तो चारों कम्बिनेशन जो है वो चेक करें इसके अंदर। तो उसके बाद चेक करें कि क्या ये हमेशा ट्रू रिजल्ट देता है। तो अगर ये बाई इम्प्लीकेशन हमेशा ट्रू रिजल्ट देती है तो इसका मतलब है कि ये आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक हो गया। एक ऐसी बाई इम्प्लीकेशन जो कभी भी आपको किसी एक सिचुएशन में भी फॉल्स रिजल्ट दे दे तो वो आपके इक्विवेलेंट के उसको साथ रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते, उसको इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे आप। ठीक हो गया। सम यूजफुल इक्विवेलेंसेस जैसे हमारे पास है जी P और ट्रू इज इक्विवेलेंट टू ट्रू। ठीक है, P को किसी को साथ भी ट्रू को जब और करेंगे तो वो हमेशा जो है वो ट्रू रिजल्ट देगा। तो जो है ये हमेशा ट्रू आने वाला है तो ये इक्विवेलेंट टू ट्रू है। इसी तरह से P और फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू P। तो किसी भी स्टेटमेंट किसी फॉल्स को किसी भी स्टेटमेंट के साथ और किया जाए तो जो जिस स्टेटमेंट के साथ उसको और किया जाता है वही उसके रिजल्ट में आती है। तो P और फॉल्स वुड बी इक्विवेलेंट टू P। ठीक है, तो P और फॉल्स जो है ये आपस में इक्विवेलेंट का रिलेशन है इनका। इसी तरह से P एंड ट्रू जो है वो भी P है और P एंड फॉल्स जो है वो भी फॉल्स है। तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। इसी तरह से P ट्रू इम्प्लाइज P इज इक्विवेलेंट टू P और फॉल्स इम्प्लाइज P इज इक्विवेलेंट टू ट्रू। अब यहाँ पर देखें जो हमने इम्प्लीकेशन वाले देखे हैं। ट्रू इम्प्लाइज P, हमने जब ट्रू के केस में इम्प्लीकेशन देखी थी तो हमने क्या कहा था कि ट्रू को जब इम्प्लाई करें, ठीक है, इसके बेस पे हम रिजल्ट देखते हैं
तो रिजल्ट डिपेंड कर रहा होता है कि अंदर जो वैल्यू है उस इफ कंडीशन के वो क्या है। तो वो अगर p है तो हम कह रहे हैं कि ट्रू इम्प्लाइज p जो है, ठीक है, ये हमेशा p में ही रिजल्ट करेगा और p बाय इम्प्लीकेशन p जो है वो हमेशा ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है, p बाई इम्प्लीकेशन p हमेशा ट्रू रिजल्ट क्यों देगा? क्योंकि p के अंदर एक ही वैल्यू आएगी, या तो दोनों ट्रू हो जाएंगे या दोनों फॉल्स होंगे। और हमने बाई इम्प्लीकेशन में देखा है कि अगर वो ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तो हमेशा रिजल्ट ट्रू आता है। जब वो डिफरेंट होती है वैल्यूज तब हमारे पास वो जो है रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज वो हमेशा ट्रू रिजल्ट देंगे। इसी तरह से फॉल्स के केस में देखें तो फॉल्स में हमेशा हमें पता है कि अंदर की वैल्यू मैटर नहीं करती, हम डायरेक्टली उसका आंसर क्या करते हैं, ट्रू। तो अगर बाय इम्प्लीकेशन की एक साइड पे ट्रू आए, इस पूरे का रिजल्ट चूंकि ट्रू आ रहा है, और बाय इम्प्लीकेशन के दूसरी साइड पे भी ट्रू हो, तो ट्रू बाय इम्प्लीकेशन ट्रू जो है वो क्या आंसर करती है, हमेशा ट्रू, विच मीन्स के ये भी टोटोलॉजी हो गई। उसके बाद p implies true is equal to true, p implies false is equal to not p, and p or p is equivalent to p and p equivalent to p, and not p is equal to is equivalent to p। तो जब किसी भी एक स्टेटमेंट की आप डबल निगेशन ले लें तो आपके पास रिजल्ट हमेशा जो है वो जो प्रपोजिशन है वही आ जाती है इटसेल्फ। ठीक हो गया। देन हमारे पास है जी p और नॉट p इक्विवेलेंट टू ट्रू, और p एंड नॉट p इक्विवेलेंट टू फॉल्स। तो हमें ये, जैसे हमने कहा था कि ये एक टोटोलॉजी है, ये हमने देखा है p और नॉट p। तो ये जो है हमेशा चूंकि ये ट्रू रिजल्ट देती है तो ट्रू बाय इम्प्लीकेशन ट्रू भी हमेशा ट्रू रिजल्ट देगी। तो हमारे पास ये जो है ये पूरी की पूरी एक इक्विवेलेंस बन जाएगी। और p एंड नॉट p इक्विवेलेंट टू फॉल्स, तो ये हमेशा हमारे पास जो है वो फॉल्स रिजल्ट देती है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा, और हम इसको फॉल्स के साथ इक्विवेलेंट कंसीडर करेंगे। देन हमारे पास कुछ और हैं रूल्स, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, और एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी एंड डिमॉर्गन्स लॉ। तो ये लॉज आपको जो है खुद याद होने चाहिए, खुद पता होना चाहिए इनका। ये वैसे तो हमारे पास जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है उसमें आपने ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़ी होंगी। तो इसमें जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी का पता होना चाहिए कि एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर और इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड, और इज distributed over implication is distributed over and, implication is distributed over or, implication is distributed over implication, and implication is distributed over by implication। इसी तरह से associative की बात करें तो और and by implication और associative, and commutative की बात करें तो और and जो बाई इम्प्लीकेशन है वो आपस में कम्पिटेटिव है। डिमॉर्गन्स लॉ भी आपको पता है। ये इनके इस स्लाइड के बारे में मैं ये कहूँगा कि आप इसके बारे में खुद स्टडी करें। ठीक है, अगर कोई आपको इसमें इशू आता है, जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी की समझ नहीं आती कि सपोज आर ओवर इम्प्लीकेशन क्यों है, तो ये आप फिर मुझसे क्वेश्चन करें तो फिर मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। अदरवाइज ये वैसे ना बहुत सिंपल हैं। ठीक है, इनको एक दफ़ा आप स्टडी करिएगा, कोई इसके लिए आप ऑनलाइन रिसोर्स चेक करें, गूगल इसको करके चेक करें तो आपको इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा कि क्यों है ऐसा। और फिर आप इसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ दे के भी देख सकते हैं कि ये कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। ओके जी, लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द डे। इंशाल्लाह आपसे ऑनवर्ड कुछ लेक्चर्स तक हम जो है डेली की बेस पे एक लॉजिकल प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, और उसका सोल्यूशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया जाएगा और आपसे भी पूछा जाएगा। हम कह रहे हैं कि जी एक आइलैंड है। ठीक है, सबसे पहले ये प्रॉब्लम पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता देता हूँ कि एक आइलैंड है जहाँ पर दो तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, वहां पर सिर्फ दो तरह के ही लोग बसते हैं, उन दो के अलावा और किसी तरह के लोग नहीं हैं। एक है नाइट और एक है नेव्स। जो नाइट्स हैं वो हमेशा सच बोलते हैं, और नेव्स जो हैं वो हमेशा झूठ बोलते हैं। ठीक हो गया। तो जो वहाँ पर लोग हैं जितने भी हैं वो इन्हीं दो कैटेगरीज के हैं, इसके अलावा उनकी कोई कैटेगरी नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेव ने कभी सच बोला हो, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि नाइट ने कभी झूठ बोला हो। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन नाइट है और कौन नेव है। ठीक है,
नेव और नाइट की प्रॉपर्टीज हमें पता है कि नेव हमेशा झूठ बोलते हैं, नाइट हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन कौन नाइट है और कौन नेव है हमें इस बारे में नहीं आइडिया। तो हमने उनसे क्वेश्चन करने हैं, उनके साथ हमारे पास कुछ लॉजिकली हमने प्रूव करना है कि किस तरह से हम सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं उनके जो दी हुई प्रॉब्लम्स हैं उसके बेस पे। सो समवन आस्क्स अ पर्सन ए, आर यू अ नाइट? आप डायरेक्टली यही क्वेश्चन हो गया जी उस पर्सन से कि क्या आप नाइट हो। कोई भी बंदा वैसे जाएगा अगर इस तरह के आइलैंड पे तो जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन उसका यही बनेगा कि आर यू अ नाइट। तो वहाँ के रिहायशियों के बारे में जैसी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन नाइट है कौन नेव है, फिर ही हम उससे कुछ पूछ सकते हैं। अब वो बंदे जो हैं जो वहाँ पर नाइट एंड नेव हैं, ठीक है, वो बड़े ही ना अजीब से हैं। वो आंसर बड़े मज़े से करते हैं। वो कहते हैं, ही रिप्लाइज, इफ आई एम अ नाइट देन I'll ईट माई हैट। ठीक है, सीधा सीधा जवाब नहीं उन्होंने दिया कि मैं नाइट हूँ या नेव हूँ। ठीक है, वो जो है इस तरह से एक आप कह सकते हैं कि पजल की फॉर्म में ना उसने रिप्लाई किया है, इफ आई एम अ नाइट देन I'll ईट माई हैट। अब इस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि ये वाकई जो है ए जो है वो अपनी हैट खाएगा कि नहीं खाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हमने प्रूव करना है ए हैज़ टू ईट हिज हैट, मीन्स कि हमें किसी तरीके से प्रूव करना है कि वो हैट खाएगा। ठीक है, और फिर हम जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन की तरफ जा सकता है। सो एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं कि समवन आस्क्स पर्सन ए, आर यू अ नाइट। ए जो है वो हैबिटेंट है उस आइलैंड का, नाइट एंड नेव आइलैंड जो है उसका हैबिटेंट है। तो उससे पूछा जाता है कि आर यू अ नाइट, तो वहाँ पे रिप्लाई किया जाता है, वो ए जो है वो रिप्लाई करता है, इफ़ आई एम अ नाइट आई विल ईट माई हैट। अगर मैं नाइट हूँ तो मैं अपनी हैट खाऊंगा। एंड प्रूव दैट ए हैज़ टू ईट हिज हैट। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है इस चीज़ को भी आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, इस क्वेश्चन को भी आंसर करूँगा। आप इस पे जो है परेशान ना होइएगा, इंशाल्लाह सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, लेकिन आप लोग ज़रूर इस पे ट्राई करें। सो थैंक यू सो मच। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू मे कांटेक्ट मी। अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे।